Welcome everyone, and this video is especially for CDS एग्जाम। भाई इस चीज को लेके आने का पर्पज समझो। सबसे पहले क्या है, एक तो तुम्हें पता ही है पेंडेमिक चल रहा है, ऑफलाइन कोचिंग्स सबके लिए बंद है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसी के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं ये हमारी CDS सीरीज, सिर्फ उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर के कि भाई हमें क्या करना है, हमको डिफेंस ही ज्वाइन करना है और एज अ ऑफिसर ज्वाइन करना है। उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, समझना भी, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज CDS। CDS है क्या? तो CDS एक एग्जाम है जिसे कौन कंडक्ट कराता है? UPSC कंडक्ट कराता है। UPSC के बारे में हर किसी ने समझा होगा, पढ़ा होगा कि भाई UPSC क्या है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, भारत के संविधान में बनाई हुई एक बॉडी है जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है ऑल इंडिया लेवल की जितनी भी सर्विसेज हैं उन सब के लिए एग्जाम कंडक्ट कराना, उनका रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराना, और उन्हीं में से डिफेंस के लिए एक एग्जाम है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, CDSE के नाम से जानते हैं। बात करें कि CDS एक साल में कितनी बार होता है, तो ये 2 बार होता है। एक होता है जिसे हम बोलते हैं CDS1, एक होता है जिसको हम बोलते हैं CDS2। 2021 के लिए CDS1 कंडक्ट हो चुका है। CDS सेकंड की अगर हम बात करें तो ये कब से कंडक्ट होने वाला है, तो भाई ये कंडक्ट होगा 14 नवंबर, और सेम डे पे ही एक और एग्जाम कंडक्ट हो रहा है जो है हमारा NDA का एग्जाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम। NDA जो है वो 12th बेसिस पे होता है और CDS जो है वो ग्रेजुएशन बेसिस के ऊपर है। बात करें नोटिफिकेशन कब आएगी, तो नोटिफिकेशन आ रही है हमारी 4 अगस्त को। कब तक फॉर्म फिल किए जाएंगे? 24 अगस्त तक एग्जाम मैंने बता ही दिया कब है हमारा, 14 नवंबर को है। अप्लाई कैसे करना है, तो ये वेबसाइट है, ये लिंक है, तुम यहाँ जाके कर सकते हो अप्लाई। इससे पहले तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हें UPSC की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। UPSC की वेबसाइट है भाई www.upsc.gov.in। इसके ऊपर जाओगे, लिंक ओपन होगा, वहां पे क्लिक करोगे, तुम इसके ऊपर पहुंच जाओगे। पहले पार्ट 1 को रजिस्टर करोगे, फी पेमेंट वगैरह करोगे, फिर पार्ट 2 के लिए तुम रजिस्टर करोगे। आगे बढ़ते हैं भाई और बात करते हैं कि CDS किस किस चीज के लिए है। तो भाई जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं उनमें 2 तरीके का क्या है हमारे पास कमीशन है। एक होता है जिसे हम बोलते हैं परमानेंट कमीशन, एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। समझना भाई कि शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन में क्या डिफरेंस है। परमानेंट कमीशन होता है कि जब तक तुम लोग 58 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक तुम डिफेंस फोर्सेस में सर्व करोगे, और यही वो कमीशन है जहाँ पे लोग ब्रिगेडियर और उससे ऊपर वाली रैंक तक पहुंचते हैं। अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करें तो स्टार्टिंग में 10 ईयर्स का होता है और उसके बाद +4 ईयर्स हमें मिलते हैं अगर हम एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। अगर तुम्हारी ACR अच्छी रहती है, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहता है, तुम्हारी ड्यूटी अच्छी रहती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ योर सीनियर्स आपको क्या किया जा सकता है, परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट किया जाता है। अब बात करते हैं कि भाई कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहली बात, जो परमानेंट कमीशन है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेन एलिजिबल होते हैं, एंड फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन मेन एंड वुमेन बोथ आर एलिजिबल, दोनों एलिजिबल होते हैं। बात करते हैं कि भाई CDS के थ्रू तीनों फोर्सेस के अंदर एंट्री होती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एज वेल एज एक और है हमारे पास जो सिर्फ वुमेन्स के लिए है, दैट इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। सबसे पहले बात करेंगे IMA के बारे में। तुम सबने नाम सुना होगा किसका, विक्रम बत्रा का। विक्रम बत्रा जो है वो CDS एग्जाम से ही IMA ज्वाइन किया था उन्होंने, तो इसलिए थोड़ा सा एक मोटिवेशन के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि IMA बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर ग्रेजुएट्स। अगर इसकी बात करें तो ये आर्मी के लिए है, एयरफोर्स एकेडमी AFA जिसे हम बोलते हैं, ये एयरफोर्स के लिए है। INA फॉर नेवल एकेडमी एंड OTA फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये भी आर्मी के लिए ही है। अगर हम बात करें कि तुम जब एग्जाम पास करोगे तो तुम्हें जो रैंक मिलेगा वो होगा लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट रैंक से स्टार्टिंग होती है और टिल लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल तक क्या है भाई कि वो टाइम बाउंड प्रमोशंस हैं। जो लेफ्टिनेंट एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करेगा वो कम से कम कहाँ तक पहुंच सकता है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंच सकता है। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद ऑल सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बेसिस के ऊपर आगे प्रमोशन मिलता है, फिर तुम कर्नल, उसके बाद
ब्रिगेडियर, फिर ऐसे ही पोस्ट आगे बढ़ती रहती हैं। अब समझना भाई, अगर आईएमए की बात करें तो आईएमए कहाँ पे है, हम कहेंगे ये है देहरादून के अंदर। और एक बहुत ही फेमस सी चीज है कि भाई जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर होता है आईएमए में, वो कहता है कि भाई कदम ताल इस तरीके से होनी चाहिए, ड्रिल इस तरीके से होनी चाहिए कि जो लोग मसूरी आए हैं उन्हें भी पता चले कि हाँ भाई एक फौजी ट्रेनिंग कर रहा है। एएफए की बात करें, एएफए हैदराबाद के अंदर है। नेवल एकेडमी की बात करें तो ये अजीमला के अंदर है। देखो भाई अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस एग्जाम के लिए, किस एंट्री के लिए कौन कौन सा एग्जाम देना होता है। सीडीएस के एग्जाम में बेसिकली 3 पेपर होते हैं। अगर मैं कहूँ पेपर 1, तो पेपर 1 होता है भाई हमारा इंग्लिश का, जिसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं वो 120 आते हैं। इसके बाद सेकेंड एग्जाम होगा जो 2 आवर्स का होगा, जनरल नॉलेज का, जिसके अंदर जीएस, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस का पार्ट होता है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स होते हैं। ये भी 100 मार्क्स का पेपर है और वही सेम क्वेश्चंस आते हैं 120। इसके बाद वो लोग जो परमानेंट कमीशन के लिए जा रहे हैं, यानी कि मेन जो परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें ये 3rd एग्जाम भी देना होता है। बट जो शॉर्ट सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें ये 2 ही एग्जाम देने हैं। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो बहुत ही आसान आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है। बट हाँ, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, साथ ही साथ न्यूमेरिकल बेस्ड तो तुम्हें पता ही है, न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक करने के लिए ही ये जो पर्टिकुलर पेपर है ये लिया जाता है। इसके अंदर भी 100 मार्क्स हैं और क्वेश्चंस कितने आएंगे, वही 100 क्वेश्चंस आएंगे भाई, 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लगभग एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का होता है। अगर हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि भाई कट ऑफ क्या रहती है, तो भाई सेक्शनल कट ऑफ है हर एग्जाम की, और उसके बाद एक बनती है ओवरऑल कट ऑफ। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर लगभग 20% से 24% तक सेक्शनल कट ऑफ होती है। सेम यहाँ पे 20% से 24%, सेम यहाँ होगा 20% से 24%। ये सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं। अगर हम 20 से लेकर के 24 मार्क्स के बीच में लाई कर रहे हों किसी भी एग्जाम के अंदर, किसी भी पेपर के अंदर, तो हम मानेंगे कि हमारी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गई है। बट अगर हम बात करते हैं इसके आगे क्या होगा, इन सब की एक कंबाइंड कट ऑफ बनेगी। ओवरऑल हम देखें तो परमानेंट कमीशन के लिए आउट ऑफ 300 कैलकुलेट होती है मार्क्स, और ओटीए की बात करें दैट इज फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसके अंदर आउट ऑफ 200 मार्क्स जो है कट ऑफ जो है वो डिसाइड होगी। आईएमए की बात करते हैं तो कट ऑफ लगभग 130 के अराउंड रहती है, एएफए 140 प्लस माइनस 5, और आईएनए की सबसे कम होती है 120 के आसपास, क्योंकि इसमें इंजीनियर्स होते हैं और तुम्हें पता ही है देश के इंजीनियर्स का क्या हाल है। पर कोई बात नहीं, अपना एक पर्सनल ओपिनियन हर किसी का होता है, उस चीज को छोड़ते हैं। लोग तो यही कहेंगे कि भाई इंजीनियरिंग कर ली, अब डिसाइड करेगा कि क्या करना है इसको। ऐसा कुछ नहीं है, लोग इंजीनियरिंग इसलिए भी करते हैं, जो एनडीए वाले हैं, एनडीए में पास नहीं हो पाए उसके बाद इंजीनियरिंग कर ली ताकि डायरेक्ट एंट्रीज ओपन हो जाए, जैसा कि मैंने किया था। चलो भाई, अब बात करते हैं अब कि एक सेफ स्कोर क्या होता है। देखो भाई, इंग्लिश जो है वो मैक्सिमम स्कोरिंग होता है। इसके अंदर एक आम इंसान जिसको इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं आती है, बस वो पढ़ सकता है, उसको समझ आ जाती है, उसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो वो आदमी यहाँ पे 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकता है। जीके की बात करें तो यहाँ पे 30 से 40 के बीच में एवरेज स्कोर रहता है, कि भाई 30 क्रॉस कर लेते हैं लोग। जो यहाँ पे भी अपने आप को 50 से ऊपर मानते हैं, तुमने प्रैक्टिस की, तुमने टेस्ट दिए, तुम्हें पता चल गया कि 50 प्लस मैं स्कोर कर रहा हूँ। अगर 50 प्लस स्कोर कर रहे हो तो भाई मैं कहूंगा कि इसे छोड़ करके ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज, क्योंकि तुम फिर इसके लायक नहीं हो, तुम इससे बड़े हो, तुम पॉलिसी मेकिंग वाले बंदे हो। मैथ्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज स्कोर जो मैं कहूँगा फायदेमंद है हम लोगों के लिए, वो होता है कि अगर हम कहीं 40 से ऊपर और 50 के आसपास अगर स्कोर कर रहे हैं तो ये वेल एंड गुड है, अच्छा स्कोर है, बढ़िया स्कोर है। देखो भाई, अब जब हम बात करते हैं ओटीए की तो ये दोनों के मार्क्स काउंट होते हैं, और ओटीए की कट ऑफ लगातार बढ़ रही है। पहले ये 63 हुआ करती थी, फिर ये 68 हुई, फिर ये 72 हुई, फिर ये 88 हुई, फिर ये 95 पहुंच गई है।
तो मैं कहूँगा अगर तुम यहाँ पे 100 मार्क्स स्कोर कर रहे हो दैट इज वेल एंड गुड फॉर मेल कैंडिडेट्स, बट फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो वैकेंसीज कम होती हैं जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता है। अगर फीमेल कैंडिडेट्स को एक अच्छी रैंक उन्हें स्कोर करनी है तो उसके लिए मैं कहूँगा कि तुम ट्राई करो कि तुम कहीं 120 के आसपास, 120 के आसपास स्कोर कर रहे हो। तरीका बड़ा आसान है। अब थोड़े से हम टॉपिक भी देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले एक एलिजिबिलिटी के ऊपर नजर डालते हैं। आईएम में एएफए आईएनए के लिए एज जो है वो 20 to 23 है। तुम सर्च करोगे कई बार तुम्हें ये 24 भी लिखा मिलेगा इंटरनेट के ऊपर, वो पुराना डाटा था, रिवाइज हुई हैं चीजें 2016 के बाद से, और ये एज घटा करके कितनी कर दी है 20 से 23। फॉर ओटीए 2 चांस एक्स्ट्रा मिलते हैं किनको, जो आईएमए एएफए एंड आईएनए वाले थे उन्हें, तो एज का क्राइटेरिया हो जाता है 20 से 24। एज रिलैक्सेशन सिर्फ उनके लिए है जो उनके पास सीपीएल है, और वो भी एएफए के लिए। सीपीएल का मतलब है भाई कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जिसके पास ये है उसे 1 साल का और क्या मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके अलावा और कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। तुम्हें पता है ये डिफेंस फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस के अंदर देयर इज नो रिजर्वेशन, किसी तरीके का रिजर्वेशन नहीं है। हर कोई कैंडिडेट कंसीडर किया जाता है एज जनरल कैटेगरी। अब रिजर्वेशन ना होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक फेयर फाइट कर सकता है एक कैंडिडेट, किसके कंपैरिजन में, बाकी और जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनके अलावा। और भाई जो सिर्फ नौकरी के लिए इस चीज को करना चाहता है वो छोड़ दे। ये एक अपने आप में अलग से लाइफ है, लाइफ जीने का एक तरीका है फोर्सेस ज्वाइन करना। उसी के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा मोटिवेट होना पड़ेगा आदमी को कि भाई वो ये सोच के चले कि भाई मैं आज ही के दिन अफसर बन चुका हूँ, और बिहेवियर आज से ही ऐसा हो जाए कि वो ऑफिसर है। चलो भाई, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें फॉर आईएमए एंड ओटीए, ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से है, चाहे वो होटल मैनेजमेंट से हो, चाहे वो फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, बायो से हो, बायोकेमिस्ट्री से हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, किसी भी चीज से, पर ग्रेजुएट होना चाहिए। एएफए की बात करें तो 10+2 के अंदर फिजिक्स एंड मैथ्स होना चाहिए, उसके बाद ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ये होता है 10+2+3। साथ ही साथ ये भी याद रखना जो फाइनल ईयर में है दे कैन आल्सो अपीयर, जो अभी फाइनल ईयर में है और वो 20 क्रॉस कर चुके हैं, 20 उनकी एज हो चुकी है, वो अप्लाई कर सकते हैं। आईएनए के लिए सिर्फ भाई टेक्निकल डिग्री होती है जो बीटेक है। बीटेक के अलावा आईएनए के लिए और कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होता है। चलो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सिलेबस और मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं। फॉर एवरी करेक्ट आंसर हमें क्या मिलेगा, 0.87 मार्क्स मिलते हैं भाई। किस किस पेपर में, जिसमें 120 क्वेश्चन थे। कौन से थे ऐसे पेपर, एक जीके का पेपर था और एक इंग्लिश था। अगर मैथ्स की बात करें, फॉर मैथ्स, मैथ्स के लिए मैं कहूँगा कि 100 क्वेश्चन हैं, हर एक के लिए करेक्ट आंसर के लिए तुम्हें 1 मार्क मिलेगा। अगर तुम कोई आंसर गलत कर देते हो, इनकरेक्ट कर देते हो और तुमने उसे मार्क किया है, तो उस केस में तुम्हें मिलेगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग का क्या सिस्टम है, ये कहाँ से आया समझना। देखो, हम कंसिडर करते हैं कोई एग्जाम है जिसमें 100 क्वेश्चन हैं, 4 ऑप्शन आते हैं, करेक्ट ऑप्शन होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाती है। तो कोई अगर तुक्के मार के आया है पूरे ही पेपर में, तो हम कहेंगे उसके 1/4 क्या है, करेक्ट मार्क्स हैं। 1/4 का मतलब वो स्कोर कर रहा होगा 25 मार्क्स, और 75 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए तो इसका 1/3 एज नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 25 एज नेगेटिव मार्किंग। तो ओवरऑल स्कोर क्या हो गया, 0। ये कॉन्सेप्ट है भाई 1/3 नेगेटिव मार्किंग का। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिस्कशन सिलेबस को लेकर के। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे सामने हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जहां से सिर्फ 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो 80% बच गया, वो 80% क्वेश्चन तुम्हारे रीडिंग बेसिस पे होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास है PQRS बेस्ड, जंबल सेंटेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन S1 एंड S6। पैराग्राफ के अंदर ही क्या करना है, अरेंज करना है सेंटेंस को। उसके बाद होते हैं भाई हमारे पास मिनिमम 5 पैसेज, जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अगर 5 क्वेश्चन वाला है तो 6 पैसेज आएंगे, अगर 6 क्वेश्चन वाला है तो 5 पैसेज आएंगे। इसके अलावा क्लोज टेस्ट,
2 क्लोज टेस्ट मिलेंगे तुम्हें, उसके अलावा जो कुछ भी बच गया वो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा। इसके अंदर इडियम एंड फ्रेजेस एंड अब आना शुरू हो गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो पहले तक नहीं आया करते थे। तो उन चीज़ों को भी तुम थोड़ा सा सीरियसली लेके चलो। इन सबको पढ़ लोगे तो तुम्हें हेल्प मिलेगी कि भाई रीडिंग किस तरीके से करते हैं। मेन मोटिव है कि भाई इंग्लिश के अंदर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा एग्जाम दोगे, जितने ज़्यादा पेपर दोगे, उतना ज़्यादा तुम्हें फायदा मिलेगा। धीरे धीरे करना क्या है, अपनी रीडिंग स्किल्स को अच्छा करना है। अगर हम जीके की बात करें तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस जो आते हैं वो लगभग 10 क्वेश्चंस अब आने लगे हैं, पहले कम आया करते थे बट धीरे धीरे इकोनॉमिक्स का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। फिजिक्स की बात करें तो 10 टू 12 क्वेश्चंस हर बार आते हैं। करंट अफेयर का भी यही सीन है भाई, 10 टू 12 क्वेश्चंस। यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब है इंडियन पॉलिटी से भाई, पॉलिटिक्स नहीं है ये, इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो 20 क्वेश्चंस तुम्हारे आते ही आते हैं। केमिस्ट्री से 8 टू 10 क्वेश्चन। सोशियोलॉजी का मतलब है यहाँ पे भाई उन स्कीम्स से जो किसके लिए काम करती हैं, जनरल पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। जैसे हमारी आयुष स्कीम थी, आरोग्य स्कीम थी, अन्नपूर्णा स्कीम है, इन सारी स्कीम्स को हम यहीं पे कन्वर्ट कर इंक्लूड करेंगे और इसको तुम एज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी कंसिडर कर सकते हो। हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, जब औरंगजेब मरता है 1707 के अंदर, और कहाँ तक 1947 तक, जब जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, वहां तक का हिस्सा किसमें आता है, मॉडर्न हिस्ट्री में। फिर हमारे पास है मिडाइवल इंडिया। मिडाइवल इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल एम्पायर तक। तुम्हें दिल्ली सल्तनत को पढ़ना है और वहां से लेकर के मुगल एम्पायर तक, साथ ही साथ उस टाइम पे साउथ इंडिया के अंदर क्या चल रहा था, एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया, ये भी पढ़ने होते हैं। डिफेंस से रिलेटेड अवार्ड्स और एग्जाम में क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। एक क्वेश्चन वेपन से मिलेगा कि भाई बताओ कि एजीटीएम क्या होता है। इसके अलावा तुमसे पूछ लेगा कि भाई नया हमने अभी रिसेंटली तुमने देखा होगा न्यूज में ड्रोन अटैक हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर एयरफोर्स के बेस के ऊपर। तो इंडिया भी अपने ड्रोन एक्वायर कर रहा है, ड्रोन्स एक्वायर कर रहा है, तो ड्रोन का एक क्वेश्चन दे देगा कि भाई बताओ ये क्या होगा। इसके अलावा डिफेंस एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफेंस का जो रैंक स्ट्रक्चर है उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। पिछले 3-4 साल के जब तुम पेपर देखोगे तो तुम्हें मिलेगा कि रैंक्स को ऑर्डर के अंदर अरेंज करना। तो इसलिए नेवी की रैंक्स सारी की सारी जो सब लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती हैं, आर्मी की रैंक्स जो लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती हैं, और साथ ही साथ एयरफोर्स की रैंक्स तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 20 टू 25 क्वेश्चन, और कोई भी यूपीएससी का एग्जाम हो उसके अंदर 20 टू 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के देखने को मिलते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज हो। फिर एनवायरनमेंट हो गया, स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर, बायोलॉजी के 8 टू 10 क्वेश्चन। कल्चर की बात करें तो इसमें भी तुम्हें मिल सकते हैं कुछ एक क्वेश्चन जो किससे रिलेटेड होंगे, डिफरेंट आर्ट फॉर्म से रिलेटेड हुए कि वहाँ के लोग किस तरीके की भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज हो गई, ट्राइब्स हो गई, ये सब तुम्हारा कल्चर के अंदर आता है। फिर कुछ एक क्वेश्चन तुम्हें बुक्स एंड ऑथर्स से भी मिल सकता है। वो हो सकता है किसी हिस्टोरियन, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई बुक हो, जैसे मैगथनीज की लिखी हुई बुक थी इंडिका। तो इस तरीके के, और जो करंट में चल रही हैं बुक्स, जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं वो कुछ एक बुक्स लिखते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। कुछ एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे स्टेटमेंट बेस्ड, ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड। चलो भाई, मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा की बात करते हैं तो 20 से 25 क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे। अर्थमेटिक के नियरली 35 क्वेश्चंस होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के 16 टू 20 क्वेश्चन, सेम ज्योमेट्री के 20 क्वेश्चन, मेंसुरेशन के 20 टू 25 क्वेश्चंस, और एक 5 क्वेश्चंस का सेट तुम्हें कहाँ से मिलेगा, तुम्हें स्टैटिस्टिक्स से मिलेगा ही मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, यहाँ से नियरली 60 क्वेश्चंस तुम्हें पेपर में देखने को मिलते हैं। तो ये जो 4 टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर कोई साथ ही साथ एफकेट की बात कर रहे हैं, एफकेट के अंदर अर्थमेटिक वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो हम एफकेट के ऊपर ही लेके आ रहे हैं, इसीलिए लाइक करो, शेयर करो, मोर एंड मोर अपने दोस्तों को बताओ भाई, जो तैयारी कर रहे हैं, जो डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं। इसीलिए फॉलो करते रहो और देखते रहो इस वीडियो को, आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी के साथ ये वीडियो सीरीज की फर्स्ट सीरीज
वीडियो इस सीडीएस सीरीज का फर्स्ट वीडियो यहाँ पे ओवर होता है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम जल्दी ही कोशिश करेंगे कि एक पूरा का पूरा बैच लेके आए। बैच का मतलब है एक पूरी प्लेलिस्ट लेके आए जिसके अंदर हम सीडीएस के एग्जाम्स को, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, डिफेंस स्पेसिफिक एग्जाम्स, चाहे वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ डील करता हो, चाहे वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के साथ डील करता हो, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसकी शुरुआत कर पाए। इसी के साथ भाई आप सभी लोगों का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगली क्लास में आगे मिलते हैं। जय हिंद।